नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ए टू ज़ स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की क्लास में मैं आपको क्लास 5th हिंदी में चैप्टर नंबर 2 फसलों का त्योहार पढ़ाने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग जाके उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेरे YouTube चैनल पर आने वाले जितने भी वीडियो होते हैं उनके जो PDF हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। तो अगर आप लोगों ने अब तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप उसको भी ज्वाइन कर लो। फसलों के त्योहार। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। अब देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं कि सारा दिन मतलब पूरा का पूरा जो दिन है वो बोरसी के सामने। अब ये जो बोरसी होती है, पहले तो ये समझ लो क्या होता है। तो बोरसी जो है वो हम लोग अंगीठी को कहते हैं। अंगीठी जिसमें कोयला वोयला डाल के आग जलाया जाता है और वो मिट्टी का एक बर्तन टाइप का होता है, उसको हम कहते हैं बोरसी। तो यहाँ कह रहे हैं कि सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। मतलब ये ठंड के मौसम की बात हो रही है। ठंड के मौसम में तो हम लोग हाथ वाथ तापते हैं ना, तो इसमें यही कह रहा है कि सारा दिन हम लोग जो अंगीठी है उसके सामने बैठ के हाथ तापते तापते बिता देते हैं। कहा तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। मतलब ये है कि इसमें ये कह रहे हैं कि कहाँ पहले खिचड़ी के समय जो धूप है वो खूब बढ़िया से निकलने लग जाती थी और मौसम गर्म होने लग जाता था। और यहाँ पे मतलब बता रहे हैं कि यहाँ पे यानी कि इस समय जब खिचड़ी आ रही है या फिर खिचड़ी जब चल रही है तब सूरज बिल्कुल भी नहीं निकला है और ठंड काफी ज्यादा पड़ रही है। तो वही कह रहे हैं कि लोग सूरज के इंतजार में बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है और जो सूरज है वो 10 दिनों से नहीं निकला है। अब आप ही सोचिए, सूरज 10 दिन से नहीं निकलेगा मतलब बादल आदल छाए रहेंगे, कोहरा ओहरा खूब रहेगा, तो कितनी ज्यादा ठंड होगी मौसम में। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। और इसमें अब लेखक ये कह रहा है कि आज सवेरे मतलब जो स्टोरी जिस पे चल रही है, अब हम लोग इस स्टोरी पे पहुंचे जो कि हमारे इस चैप्टर में है। तो ये जो स्टोरी है ये एक छोटे से परिवार के ऊपर है। तो उसी में कोई परिवार का सदस्य है, उसके लिए कहा जा रहा है कि आज सवेरे तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि रजाई से बाहर निकले। होता नहीं है, ठंड के मौसम में हम लोग को खूब अच्छी नींद आती है, सुबह सुबह उठो स्कूल जाने के लिए तैयार होना होता है, एकदम मन करता है कि बस रजाई से बाहर ही ना निकले, रजाई के अंदर ही बैठे रहें। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन घर में हो रहे चहल पहल अब पता चल रही है। मतलब ये है कि देखो, अब सीधी सी बात है, सूरज नहीं निकला है, बादल झपे हुए हैं, तो बाहर देखने से समय का पता नहीं चलता है। अब देखो, मान लो सूरज निकला होता, ठीक है, और सुबह के 10-11 बज रहे होते, तो आप जैसे ही बाहर देखोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ 10 या 11 बज रहे हैं, क्योंकि धूप जो है वो थोड़ी ज़्यादा होने लग जाती है कि नहीं, थोड़ी ज़्यादा होने लग जाती है। लेकिन मान लो बादल ढके हुए हैं, सूरज नहीं निकला है। अब आप जब घर के बाहर देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको सूरज तो दिखेगा नहीं, धूप तो दिखेगी नहीं, तो आपको अंदाज़ा नहीं लग पाएगा ना कि कितना बज रहा है, कितना नहीं बज रहा है। मुझे अब भी याद है एक बार क्या हुआ था कि खूब तेज बारिश वारिश हो रही थी, इस वजह से सूरज नहीं निकला था 2-3 दिन तक। तो अगले दिन जब मैं 4 बजे, दोपहर की बात कर रहा हूँ, 4 बजे मैं बाहर गया, मैं बाहर जाके देख के लग रहा कि पता नहीं कितना क्या टाइम हो रहा है, दोपहर हो ही नहीं रही है, ऐसा लग रहा सवेरे का टाइम है, ऐसे देखने में लग रहा था। ठीक, रह रहकर कानों में कहीं चंपाकल के चलने की और पानी की गिरने की आवाज, तो कभी किसी के हाँकने की आवाज आ रही थी। मतलब ये कह रहे हैं कि रह रहकर यानी कि रुक रुक कर कभी कभी चंपाकल के चलने की, चंपाकल यानी कि हमारा एक हैंडपंप होता है, उसको हम कहते हैं चंपाकल। तो वही कह रहे हैं कभी कभी हैंडपंप चलने की ऐसी गुजुक 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 इसकी आवाज आ रही थी और कभी कभी पानी गिरने की आवाज आ रही थी। तो कभी कभी किसी के हाँक लगाने की यानी कि किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। जा भाग तो देख, केरा के पत्ता आइल की ना। अब आवाज जो है वो ये मतलब जो आवाज सुनाई नहीं दे रही थी चिल्लाने की,
तो वो जो आवाज सुनाई दे रही थी वो ये कह रही थी कि जाओ जाके भाग के देखो कि केले के पत्ते आए कि नहीं। देहाती भाषा में ऐसे ही बोलते हैं ना, आयल की ना। मेरे गांव में ऐसे ही बोला जाता है हल्का हल्का। आज ई लोग के उठे के नाइक का बैल जल्दी तैयार हो होक्स। मतलब ये है कि इसमें जो भी इंसान चिल्ला रहा है वो यही कह रहा है कि आज लगता है इन लोग को उठना उठना नहीं है, ये नहीं जल्दी से तैयार तैयार होके बाहर आए। अब तो उठने में ही भलाई है। ये सुन के जिसके बारे में बात की जा रही है वो यही सोच रहा है, मतलब जो बच्चा सुन रहा है ये सब, वो ये सब सुन के यही सोच रहा है कि भाई अब तो उठने में ही भलाई है। नहीं तो अभी कहो कोई धड़ाक से कमरे में आए और 4-5 हमारे लगा दे। होता नहीं है, हम लोग खूब देर तक सोते हैं तो घर वाले चिल्लाते हैं, उठना नहीं है क्या, सोते रहोगे, नहाओगे नहीं, धोगे नहीं, स्कूल नहीं जाओगे, ऐसे चिल्लाते नहीं है घर वाले। वही चीज में कह रहा है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। अब ये कह रहे हैं कि सब घर के सदस्य सब जाग गए हैं, अब बढ़िया से सब लोग नहा वहा के नहा धोकर एक कमरे के अंदर आके सब लोग इकट्ठा हो गए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। इसमें ये कह रहे हैं कि दादा और चाचा ने क्या एकदम सफेद चमकती हुई मांड लगी हुई धोती। मांड देखो, मांड आप लोग ने कभी चावल घर में बनाया होगा तो बनाते टाइम आप देखते हो कि अक्सर जब चावल आवल को धो तो उसमें व्हाइट कलर का पानी पानी टाइप का निकलता है कि नहीं। और या फिर आप चावल में अगर मांड डाल के उसको पकाओ, मांड डाल के मतलब चावल में आप खूब सारा पानी डाल दो और जब उबल जाए चावल तो क्या करो, उसका जो ज्यादा एक्स्ट्रा पानी है वो निकाल दो। ठीक, तो उसको हम लोग मांड कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि दादा और चाचा ने वो जो मांड है उसकी लगी हुई धोती पहनी है। देखो क्या है कि अगर आपका कोई पुराना वराना कपड़ा है उसको आप अगर मांड में रख के, मतलब मांड में भिगा के सुखा देते हो तो वो एकदम कड़क हो जाता है, मतलब देखने में ऐसा लगता है कि एकदम नया कपड़ा है। ठीक, तो वही चीज कह रहे हैं कि दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मांड से लगी हुई जो धोती और कुर्ता है उसको पहन रखा है। खिचड़ी में आइसन ठांड हम पहले कब्बो ना देखे, ना सारा देह कनकना देता। अब देखो पापा ने कहा, पापा ये कह रहे हैं कि खिचड़ी में इससे मतलब इतनी खतरनाक ठंडी तो हमने भैया पहले नहीं देखी। ठंड इतनी ज्यादा है कि पूरे शरीर को कपकपा दे रही है। शायद आज धोती में उन्हें ठंड को ज्यादा लग रही है। और इसमें ये कह रहे कि हो सकता है कि पापा और चाचा को हो सकता है कि आज धोती वोती में ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही हो। सामने मचिया पर खाड़ी के सफेद खादी की सफेद साड़ी पहनी हुई दादी बैठी थी। और ये कह रहे कि सामने मचिया पर, मचिया यानी कि खटोला उसको हम लोग बोलते हैं गांव में। मचिया क्या होती है, आपने चारपाई देखी है, उसी का एक छोटा वर्जन होता है, उसको हम कहते हैं मचिया। तो वही कह रहा है कि सामने मचिया पड़ी है और मचिया पे दादी सफेद रंग की साड़ी पहनकर बैठी हुई हैं। आज दादी ने बाल धोए हैं। और ये भी कह रहा है कि दादी ने आज अपने खूब बढ़िया से बाल वाल धोए हैं। जग सफेद समेल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल, और उनके जो बाल हैं वो सफेद रुई की तरह, जो रुई नहीं आपने देखी है तार तार जैसी देखने में होती है, उसको हम समेल की रुई कहते हैं, सेमल की रुई कहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि एकदम सफेद सेमल की रुई की तरह उनके बाल लग रहे हैं हल्के फुल्के। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता। अब सीधी सी बात है, दादी की बात कर रहे हैं और दादी आप लोग जानते हो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी होंगी, सीधी सी चीज है। और इसमें ये कह रहा है कि अगर ध्यान से भी देखा जाए ना दादी के सिर पे, तो उनके सिर पे एक भी काला बाल नहीं मिलेगा, सारे के सारे बाल सफेद हो चुके हैं। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही हैं दादी। और साथ ही में ये भी कह रहे हैं कि जो दादी हैं वो इतना नहा धो के साफ सुफ होके बैठी हैं कि उनको देख के लग रहा है कि वो एकदम धुली धुली हैं। धुली धुली मतलब आप कपड़े धोते हो, धोने के बाद में कपड़ा कैसा लगता है, एकदम साफ, ऐसा लगता नहीं कि हल्का नया सा कपड़ा हो गया हो। तो वही चीज कह रहा है कि जो दादी हैं एकदम धुली धुली सी लग रही हैं। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं जिस पर तिल। अब इसमें कह रहा है कि दादी जिस खटोले पर बैठी हुई हैं, मतलब जिस मचिया पर बैठी हुई हैं, उसी पर मतलब वहीं उसी पर दादी के सामने कतार में यानी कि लाइन में कुछ केले के पत्ते रखे हैं जिनके ऊपर तिल रखा हुआ है। सामने मचिया पर खादी की सफेद साड़ी पहनी हुई दादी बैठी हैं। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, यहां तक हो चुका है, जिस पर इतना हो चुका है। ठीक है, मैं इसके आगे से आपको पढ़ा रहा हूं, यहां जिस पर के आगे से। ठीक, जिस पर मीठा गुड़ चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं।
और वो कह रहा है कि जो पत्ते रखे हुए हैं दादी के सामने, उन पत्तों पर तिल रखा है। तिल आपने देखा होगा, छोटा सा होता है काले रंग का। तिल रखा है, गुड़ रखा है, चावल रखा है और उनके छोटे छोटे से ढेर टाइप के लगे हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। अब जब सारे घर के लोग वहां पे मौजूद थे, तो घर के सभी लोगों से कहा गया कि तुम लोग एक काम करो, एक एक करके आओ और ये जो सामने तिल चावल और गुड़ रखा है, इसको एक एक करके छुओ और इसको प्रणाम करो। मतलब हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं करते, उसको हम कहते हैं प्रणाम करना। ठीक, जब सबने ऐसा कर लिया तो उन चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। मतलब यह है कि जब पूरे परिवार ने ऐसा किया, तो जिस चावल और तिल और गुड़ के सामने उन्होंने प्रणाम किया था, क्या किया गया कि उस उन सभी चीजों को एक साथ इकट्ठा किया गया और उन्हें दान में दे दिया गया। मतलब किसी को ऐसे ही बिन पैसे के दे दिया गया। आज तो अप्पी दिदिया बुरी फंसी। उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी। अब इसमें कह रहा है कि आज तो अप्पी दिदिया, मतलब आज तो जो बड़ी दीदी है ना, वो बहुत बुरा फंसी हैं। क्यों फंस गई हैं? क्योंकि आज घर में चूड़ा दही, चूड़ा होली पे आता नहीं है, चूड़ा सफेद रंग का होता है चावल का बना, वही चूड़ा, चूड़ा दही बना है और खिचड़ी बनी है। और इनकी बड़ी दीदी को ये दोनों में से कोई भी चीज नहीं अच्छी लगती है। पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। और इसमें ये कह रहा है कि आज जो है, अब सीधी सी बात है, खिचड़ी का जब आता है फेस्टिवल, जब त्योहार आता है, तो उस दिन घर में सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी ही बनती है, उसके अलावा कुछ और नहीं बनाया जाता है। मतलब सुबह के खाने में खिचड़ी बनती है, आप रात के खाने में जो चाहे वो खा सकते हो, ऐसा होता है। तो वही चीज कह रहे हैं कि सुबह अब तो खिचड़ी ही खानी पड़ेगी और कोई फरमाइश नहीं चलने वाली। उन्हें दोनों ही चीजें खानी पड़ेंगी। आज खिचड़ी जो है, अब इसमें बच्चा ये भी कह रहा है कि अब आप ही को, मतलब बड़ी बहन को, जो भी हो जाए भैया खिचड़ी ही खानी पड़ेगी। क्यों खानी पड़ेगी? क्योंकि आज खिचड़ी का त्योहार है। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, मतलब ये है कि खिचड़ी खाने के बाद में गए से जो आए हुए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट के को बड़े चाव से खाया। इसमें ये कह रहे हैं कि खिचड़ी खाने के बाद में गया से जो हमारे तिल गुड़ और चीनी के तिलकुट आए थे, तिलकुट एक तरीके का लड्डू होता है, एक तरीके से समझ सकते हो, जो कि गुड़ चीनी और तिल से मिलाकर बनाया जाता है। ठीक, तो वही कह रहे हैं, उसको बड़े चाव से, मतलब बड़े आनंद से सबने मिलके खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि इतनी अलग है ना यह खिचड़ी जो हम मना रहे हैं। ठीक, इसमें यह कह रहा है कि खाते खाते जो लेखिका है या फिर जिसकी बात की जा रही है, वो यह सोच रही हैं कि ये जो हमारी खिचड़ी है, ये कितनी अलग है। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे, उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। और ये कह रहे हैं कि स्कूल में जो हम लोग खिचड़ी बनाया करते थे, उसकी तो अलग ही मस्ती होती थी, मतलब उसको मनाने में तो अलग ही मजा आता था। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मजा आता था। अब जो लेखिका है या फिर जिस पात्र की बात की जा रही है इस कहानी में, वो अब ये बात कहते कहते सोचने लग रहा है कि छुट्टी का दिन हुआ करता था, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर किया करते थे और फिर नाव से उतर कर नदी के किनारे बालू पे खूब पतंग उड़ाया करते थे या फिर पतंग उड़ाने की कोशिशें किया करते थे, अगर नहीं उड़ती थी तो। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया और सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। मतलब ये कह रही है कि इधर सब बच्चे एक तरफ पतंग उड़ाया करते थे, वहीं थोड़ी दूर पर उनके जो गुरुजी हैं, मतलब जो टीचर हैं, विमला दीदा हैं, मतलब जो विमला दीदी हैं, आनंदी जी है, अरे सॉरी आनंद जी हैं, और जो झिलमिट भैया हैं, वो सब ईंट से बने हुए चूल्हों पर क्या पकाया करते थे? खिचड़ी पकाया करते थे। देखो, ईंट से बना चूल्हा मतलब कि आपने मान लो 6-7 ईंटें ले लिए और उसको साथ में दो तरफ लगा दिया और नीचे आग जला दी, बन गया चूल्हा। और कुछ नहीं होता है, इसी को कहते हैं हम लोग ईंट से बना हुआ चूल्हा। ठीक, हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते
हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। इसमें ये कह रहा है कि हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को रख देते, मतलब पतंग उड़ाना थोड़ी देर के लिए छोड़ देते और फिर हम लोग जाके भी मदद कराते, यानी कि मटर और प्याज छीलने के लिए बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। अब ये सोचते सोचते ये भी सोच रही हैं कि वो जो खिचड़ी थी उसका तो अलग ही स्वाद था, वाह भाई क्या खिचड़ी थी, और वैसी खिचड़ी तो दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर ये खुशियों का त्योहार है। मतलब ये कह रहे हैं कि भले ही ढंग जैसा हो, भले ही इस त्योहार को कैसे भी मनाया जाता हो, लेकिन ये जो खिचड़ी है ना, ये किसका त्योहार है? ये है खुशियों का त्योहार। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। इसमें ये कह रहे हैं कि जनवरी महीने में भारत में, मतलब जनवरी महीने के बीच में भारत के कई प्रांतों में, मतलब भारत के कई अलग-अलग जिलों में, कई अलग-अलग जगहों पे फसलों से जुड़ा हुआ कोई ना कोई त्योहार मनाया ज़रूर जाता है। कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बाँटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। और त्योहार मनाने के भी अलग-अलग कारण होते हैं, जैसे कि कहीं पर फसलों की कटने की खुशी में त्योहार मनाया जाता है, तो कहीं पर इस उम्मीद के साथ में खुश होकर ये त्योहार मनाया जाता है कि खिचड़ी के बाद में जो ओस है वो अब कम गिरेगी। देखो, क्या है कि ये जो ओस होती है ना, ये काफ़ी सारी फसलों के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। ओस के कारण क्या है कि कई सारे कपड़े कह रहा हूँ, फसलों में सुड़ी लगने लग जाती है, जिससे कि फसलें खराब हो जाती हैं। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ती है, और जब सूरज की जो गर्मी है ना वो बढ़ जाती है, तो जो खेतों की फसलें हैं वो भी थोड़ा जल्दी जल्दी बड़ी होने लग जाती हैं। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है, और सभी प्रांतों और इलाकों में अपने रंग और अपने ढंग से, मतलब अपने तरीके से त्योहार को मनाया जाता है। इस दिन सब लोग अच्छे पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं, और ये भी कह रहे हैं कि इस दिन सब लोग जो फसल लग रखी है खेत में उसकी अच्छी पैदावार की खुशी, और साथ ही में, मतलब अच्छी पैदावार की उम्मीद, और साथ ही में घर में खेत से कट के आई हुई जो फसलें हैं उनके आने की खुशी का इजहार करते हैं, मतलब उसकी खुशी को दिखलाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओमाण, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इसमें ये कह रहा है कि असम में जो बिहू मनाया जाता है, केरल में ओमान, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व, ये सारे के सारे जो त्योहार है ना, ये फसलों से जुड़े हुए त्योहार हैं, जो कि फसलों की अच्छे, मतलब पैदावार हो इसकी उम्मीद में, या फिर फसल के कट के घर आने की खुशी में मनाए जाते हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है, और ये जो त्योहार होते हैं ये या फिर तो जनवरी के बीच में मनाए जाते हैं, और या फिर तो ये अप्रैल के बीच में बनाए जाते हैं। मतलब ये है कि जनवरी से लेकर अप्रैल के बीच में ये सारे त्योहार पड़ते रहते हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जाता है। अब ये जो हमारा चैप्टर है, ये एक तरीके से जो हमारी पिछली स्टोरी चल रही थी उससे अब थोड़ा अलग हो गया है, और अब ये जो अलग-अलग त्योहार अलग-अलग जगहों पे मनाए जाते हैं, उनका विवरण कर रहा है। तो पहला जो विवरण जिस चीज़ का किया जा रहा है वो है झारखंड के सरहुल फेस्टिवल का, मतलब सरहुल त्योहार का। तो इसमें ये कह रहे हैं कि झारखंड में जो सरहुल त्योहार होता है ना, ये बहुत ही जोश-खरोश, मतलब बहुत ही जोश और बहुत ही ऊर्जा के साथ में मनाया जाता है, मतलब बहुत खुशी के साथ में मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है, और ये जो त्योहार है ना, इसका जश्न 4 दिन तक चलता है। सोचो कितना बड़ा त्योहार है। अलग-अलग जनजातियाँ इसे अलग-अलग समय पे मनाती हैं, और अलग-अलग जो जनजातियाँ हैं, मतलब जो एक तरीके से कह सकते हो जो ट्राइब्स हैं, मतलब जो आदिवासी कबीले एक तरीके से कह सकते हो हैं, वो इनको अलग-अलग समय पे मनाती हैं। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो
ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। इसमें क्या रहा है कि जो संथाल लोग होते हैं, संथाल एक हमारी जनजाति का नाम है, वो लोग फरवरी और मार्च में इसको बनाते हैं। तो वहीं जो ओरांव के लोग हैं वो इसको मार्च और अप्रैल के बीच में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं और इन त्योहारों में जो आदिवासी है, आदिवासी हम उन लोगों को कहते हैं जो कि जंगल में रहते हैं और जंगल के सहारे अपना गुजर बसर करते हैं। अब सीधी सी बात है, आप अगर जंगल में रह रहे हो, जंगल में जो प्रकृति है मतलब जो पेड़ पौधे हैं, आप उससे अपना गुजर बसर कर रहे हो, तो आपके लिए सब कुछ क्या है? आपके लिए सब कुछ है जंगल, क्योंकि जंगल ही आपको सब कुछ दे रहा है। और यही कारण है कि जो आदिवासी हैं वो आम तौर पर इन त्योहारों में जो प्रकृति है, प्रकृति मतलब जो पेड़ पौधे हैं, फल फूल हैं, इन सब की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है और सरहुल के दिन पर खास तौर से एक साल के बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और जिस टाइम साल के पेड़ की पूजा की जाती है उस टाइम साल के पेड़ पे फूल भी आना शुरू कर देते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। और मौसम जो है बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। आप लोग जानते हो मार्च से लेकर अप्रैल तक ये एक ऐसा टाइम है जो ठंडी से गर्मी के बीच में कन्वर्ट हो रहा होता है कि नहीं? तो इस टाइम का जो मौसम है ना बहुत ही कमाल का होता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं और ये भी कह रहा है कि ये जो त्योहार है जिसमें साल की पूजा की जा रही है, इसमें स्त्री हो पुरुष हो जो भी हो वो ढोल मंजीरे लाते हैं और रात भर वो लोग नाचते गाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं ढोल और ये जो इस बच्चे के हाथ में है ये है मंजीरा। ठीक, चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव। अब देखो ये किसी आदिवासी जो हैं मतलब आदिवासी के जो छोटे छोटे गांव जहां पर बसे हुए हैं उनकी एक तरीके से सीनरी दिखा रहा है, मतलब और उसका विवरण कर रहा है और डिस्क्राइब कर रहा है कि आसपास कैसा है। तो इसमें बता रहा है कि चारों ओर फैली हैं छोटी छोटी सी घाटियां, लंबे लंबे साल के पेड़ के जंगल हैं और उन्हीं जंगलों के आसपास छोटे छोटे से गांव बसे हैं। लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बांह डालकर नृत्य करते हैं। इसमें यह कह रहा है कि घर खूब बढ़िया से लिपे पुते हैं और बहुत ही अच्छे से सजाए वजाए गए हैं और अपने घरों के सामने लोग एक लाइन में एक दूसरे के कमर में हाथ डाल के नाच रहे हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर जाते हैं और अगले दिन भी लोग नाचते नाचते घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं और घर जाके वो लोग क्या करते हैं, घर जा जाके वो लोग किसके फूलों के छोटे छोटे से पौधे लगाते हैं। घर में चंदा मांगने की भी प्रथा है और इस त्योहार के दौरान घरों में जाकर चंदा मांगने की भी प्रथा है। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? पर चंदे में आपको पता है कि क्या मांगा जाता है? मुर्गा चावल और मिश्री। चंदे में मांगा जाता है मुर्गा चावल और मिश्री। मिश्री छोटे छोटे से क्रिस्टल टाइप की चीज होती है ऐसे और वो मीठी होती है। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। उसके बाद कह रहे हैं कि चंदा वंदा मांगने के बाद में फिर बारी आती है खाने पीने की और खेल कूद की। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है। अब देखो एक दिन नाचना गाना चला, ठीक, दूसरे दिन ये चंदा वंदा वाला और खूब खाने पीने वाला और खेल कूद वाला ये सारा जो मतलब कार्यक्रम था ये चला और तीसरे दिन जाके पूजा शुरू होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई के फूल पहनते हैं और पूजा के बाद में जो लोग हैं वो अपने कानों में सरई के फूल, किसके फूल? सरई के फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है और जिस दिन ये त्योहार मतलब साल के पेड़ की पूजा वाला आदिवासी त्योहार मनाते हैं, इसी दिन से क्या मानी जाती है? वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है और इस पूजा के दौरान मतलब जो पूजा चल रही है उसके दौरान जो धान होता है उसकी भी पूजा की जाती है। पूजा किए हुए आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है
और जिस धान की पूजा की जाती है वो अगली बार फसल में उसी धान को बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़े त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में, जो कि हमारे यहाँ पे पड़ता है, छोटा सा ग्रीन सा देख रहे हो, ये तमिलनाडु। तमिलनाडु में ये जो मकर संक्रांति का त्योहार है, मतलब ये जो फसलों से जुड़ा हुआ त्योहार है, इसको पोंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोंगल कहते हैं। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं और ये त्योहार इस दिन इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो खरीफ फसलें होती हैं, जैसे कि चावल हो गई, अरहर हो गई, ये कट के घरों के अंदर आ जाती हैं, मतलब घर भेज दी जाती हैं। लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं और जो नया धान कट के आया है, देखो सीधी सी बात है, खेतों में ना धान बोया जाता है, चावल नहीं। जो धान है उसको कूट के उससे चावल निकाला जाता है, दोनों में फर्क होता है। तो वही कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो धान को कूट के नया चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है और हर एक घर में मिट्टी का एक नया मटका खरीदा जाता है जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख दिया जाता है और जिसमें नए चावल, जो कूट के धान से चावल निकाले हैं, वो चावल डाले जाते हैं, दूध डाला जाता है और फिर गुड़ डाल के उसको धूप के सामने यानी कि खुले में रख देते हैं। अब सीधी सी बात है, उसके नीचे आग भी जलाएंगे, बिना आग जलाए आप नहीं पका सकते हो। ठीक। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसीलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं और हल्दी को शुभ माना जाता है, मतलब पवित्र माना जाता है। इसलिए जो हल्दी होती है उसको वो मटके के चारों ओर एक तरीके से कह सकते हो धागे आगे से या किसी चीज से बांध दिया जाता है। यह मटका दिन में साढ़े 10-12 बजे तक धूप में रखा जाता है और ये जो मटका है जिसमें ये सब इतना सामान डाल वाल के तैयार किया गया है, इसको धूप में 10:30-12:30 तक रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगल 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 पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। देखो अब सीधी सी बात है, दूध उबाल रहे हो, आपको पता है कि एक टाइम आता है कि जब दूध उबालते उबालते वो बर्तन से बाहर गिरने लग जाता है, ठीक है ना। तो इसमें भी वही चीज कह रहे हैं कि जब दूध में उफान आता है, मतलब वो इतनी देर तक उबलता है कि वो उबल कर मटके के बाहर गिरने लग जाए, तो सब लोग पोंगल 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 कह के खूब तेज से चिल्लाने लग जाते हैं। और पोंगल का मतलब होता है खिचड़ी में उफान आना, मतलब कि जो खिचड़ी है वो उबल के निकल रही है। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। अब देखिए, हमने तमिलनाडु में कैसे पोंगल मनाया जाता है वो पढ़ लिया। इससे पहले जो आदिवासी लोग साल पेड़ की कैसे पूजा वूजा करते थे, हमने ये सब पढ़ लिया। और ये कहाँ होता था? ये होता था झारखंड में, जिसको कि हम लोग क्या बोलते थे? सरउल कहते थे। झारखंड में हाँ सरहुल कहा जाता था कि नहीं कहा जाता था इसको। तो हमने झारखंड में सरहुल पढ़ लिया, तमिलनाडु में हमने पोंगल पढ़ लिया। अब आती है गुजरात की बारी। तो उसमें ये कह रहे हैं कि गुजरात में पतंगों के बिना मकर संक्रांति का जो जश्न है वो अधूरा माना जाता है। मतलब मकर संक्रांति के दिन गुजरात में बहुत पतंगे उड़ती हैं। देखो जहां अभी मैं रह रहा हूं ना, यहाँ पे भी मकर संक्रांति के दिन बहुत पतंगे उड़ती हैं। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाओ तो शायद हर आकार के रंग रूप की पतंग आकार में लहराती हुई मिले। इसमें ये कह रहे हैं कि अगर आप इस दिन आसमान में नजर उठा के देखोगे तो आपको आसमान में दूर दूर तक अलग अलग रंगों की, अलग अलग आकार की पतंगे दिखाई देंगी। प्रत्येक गुजराती, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूरज भी ढक सा जाता है। इसमें ये कह रहे हैं कि जितने भी गुजराती हैं, इससे मतलब नहीं वो कौन से धर्म के हैं, कौन सी जाति के हैं, सभी लोग पतंग उड़ाते हैं। और इतनी ज्यादा पतंग उड़ाई जाती है कि ऐसा लगता है कि सूरज जो है वो पतंगों से मानो ढक सा गया हो। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि कुमाऊं, जो कि हमारे उत्तराखंड में जगह का नाम है, ये आप देख रहे हो मैप में छोटा सा जो ग्रीन ग्रीन नहीं है, यह है कुमाऊं। तो वही कह रहे हैं कि कुमाऊं में ये जो मकर संक्रांति है इसको घुघुतिया कहते हैं। क्या कहते हैं? घुघुतिया। ठीक है ना, याद रखना। इस दिन आटे और
गुड़ को गूंद कर पकवान बनाया जाता है। और ये कह रहे हैं कि इस दिन जो आटा होता है, मतलब जो गेहूं का आटा होता है उसको और गुड़ को साथ में गूंद कर एक पकवान बनाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं। और ये कह रहा है कि जो पकवान बनाए जाते हैं इनको अलग अलग आकार दिया जाता है, जैसे कि डमरू, तलवार, दादिमा का फूल आदि। और कह रहे हैं कि जैसे कि किसी को डमरू बनाया जाएगा, किसी को तलवार बनाया जाएगा, तो किसी को दादिमा का फूल एक प्रकार का फूल होता है, उस तरीके का आकार दिया जाएगा। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। और ये जो पकवान है, जब ये बनके तैयार हो जाता है तो इसको एक माला में पिरोया जाता है, मतलब समझ लो कि इनकी एक माला बनाई जाती है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। और जो माला है उसके बीच में जो संतरा है वो डाला जाता है, या फिर जो गन्ने की गंडेरी है उसको डाला जाता है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। और ये जो काम है वो बच्चे बहुत ही रुचि और उत्साह के साथ में करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है, और जब ये सब काम हो जाता है तो सुबह के समय बच्चों को वो माला दे दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों में चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। मतलब ये है कि उत्तराखंड थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है, तो वहां पे ठंड थोड़ी ज्यादा पड़ती है। इसीलिए कह रहे हैं कि वहां से ठंड के मारे जो पक्षी हैं वो वहां से चले जाते हैं। तो जो बच्चे हैं वो इस माला का जो पकवान है उसको तोड़ तोड़ के पक्षियों को खिलाते हैं, ताकि वो वापस आ जाएं। और खिलाते हुए वो गाना गाते हैं। कौन सा गाना गाते हैं? ये नीचे वाला गाना है, कौवा आओ घूंघट आओ ले कौवा बड़े, माँ को दे जा सोने के घड़े, खाले पूरे। माँ को दे जा सोने के घड़े, खाले पूरी, माँ को दे जा सोने की छुरी। ठीक, तो ये हमारा गाना है यहाँ पे। इसके बाद जिस इसके साथ ही जिस सामान, एक सेकेंड, हाँ, इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वह मांगते हैं। और साथ ही में उनको जिस चीज की कामना होती है, मतलब वो जिस चीज को चाहते हैं कि ये चीज मुझे मिल जाए, उसको मांगते हैं, मतलब उसको भी गाने के तौर पे गाते हैं। है ना, कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कहीं 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाते हैं। अब इसमें ये कह रहा है कि है ना कितने अलग अलग तरीके मकर संक्रांति को बनाने के। कहीं पे दूध चावल और गुड़ की खीर बनाई जाती है, तो कहीं पे 5 अलग अलग अनाजों की खिचड़ी बनती है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। और कहीं कहीं पे मकर संक्रांति के समय नदी में डुबकी लगाना, मतलब नदी में नहाना शुभ माना जाता है। इसलिए वहां पर लोगों का सैलाब, मतलब लोगों की बहुत बड़ी भीड़ जमा हो जाती है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। लोग जो हैं, आपने देखा है नदी में मतलब ठंड का मौसम है, सीधी सी बात है, नदी में आप कापोगे ही कापोगे। तो वही चीज कह रहे हैं कि लोग ठंड के मारे एकदम ठिठुर रहे होते हैं, लेकिन एक ना एक डुबकी भैया नदी में जरूर लगाते हैं। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। और ये कह रहा है कि हाल तो इतना ज्यादा बुरा हो जाता है कि इन जगहों पर इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि तिल रखने तक की जगह नहीं रहती है। और तिल बहुत छोटा सा दाना होता है, तो एक तरीके से कह रहा है कि इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि पूछो ही मत। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। और ये कह रहे हैं कि तिल की बात करते करते एक चीज और ध्यान में आई कि मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डाल के उससे नहाना, तिल दान करना, या फिर आग में तिल को भूनना, मतलब आग में तिल को डालना, या फिर तिल के पकवान बनाना बहुत ही ज्यादा विशेष रूप से महत्व माना जाता है। मेरे यहाँ भी तिल के लड्डू बनते हैं। ठीक, तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? मतलब ये कि आपके घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है। इसे खिचड़ी, पोंगल,
मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? खिचड़ी कहते हैं, पोंगल कहते हैं, मकर संक्रांति या कुछ और। तो मेरे इलाके में तो इसको खिचड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? खिचड़ी। या तो फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाती हो। मतलब ये पूछा कि क्या तुम फसलों से जुड़ा हुआ कोई और त्योहार मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग-अलग ढंग से मनाते हैं। और इसमें ये कह रहा है कि अगर आप कई लोगों से बातचीत करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक इलाके में रहने वाले जो लोग हैं वो भी इस त्योहार को अलग-अलग तरीकों से मनाते हैं। तो ये तो था हमारे इस पूरे चैप्टर की मीनिंग। इसके बाद में इस पार्ट में हमारे कुछ प्रश्न उत्तर भी हैं, चलिए उनको भी कर लेते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है मौसम का अंदाज। इसमें हमारा पहला प्रश्न ये है, खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कब्बो ना देखिन। मतलब ये है कि खिचड़ी में ऐसा जाड़ा, मतलब इतनी ठंड हमने पहले कभी नहीं देखी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? मतलब ये है कि आप यहाँ पर खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रहे हो? तो इसका उत्तर होगा यहाँ खिचड़ी एक त्योहार का नाम है जो जनवरी माह में आता है। मतलब ये है कि यहाँ पे जो खिचड़ी शब्द है ना, ये एक त्योहार का नाम है जो कि जनवरी के महीने में आता है और ये ज्यादातर 14 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाते हैं हम लोग खिचड़ी? 14 जनवरी को। दूसरा है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? मतलब ये है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ना निकले? हाँ, हो सकता है। ऐसा अक्सर होता भी है। कब होता है? जब खूब बारिश हो रही होती 3-4 दिन तक, तब सूरज नहीं आता है। जब खूब ठंड पड़ रही होती है, बादल छाए होते हैं, तब भी सूरज नहीं आता है। ऐसे कई बार हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, आपको ऐसी ही कोई घटना लिखनी है जो कि आपके साथ में हुई हो। तो अपने शब्दों में आप जो चाहे वो यहाँ पे घटना लिख डालो। बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा है? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस तरह लगाते हैं? मतलब ये कह रहा है कि जिन लोगों के पास में घड़ी नहीं होती है वो लोग समय का अनुमान कैसे लगाते होंगे? तो देखो, जब दिन का समय होता है तब लोग जो है वो सूरज को, मतलब सूरज की चढ़ती उतरती और बढ़ती स्थिति को देख के अनुमान लगा लेते होंगे, और रात के समय लोग यही काम चांद को देखकर कर लेते होंगे। अगला है तुम्हारी जुबान। आज ई लोग के उठे के नायिका जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। इन वाक्यों को अपने घर की भाषाओं में लिखो। मतलब ये है कि यहाँ हमारे दो वाक्य दिए हुए हैं। अब ये कह रहे हैं कि आपको इन दोनों ही वाक्यों को अपनी घर की भाषा में, मतलब आप जैसी भी भाषा घर में बोलते हो, भोजपुरी, बंगाली, जैसे भी भाषा आप बोलते हो, उस भाषा में आपको इनको लिखना होगा। तो घर में मेरे हिंदी बोली जाती है तो मैं तो इनको इसी में बदल रहा हूँ। ठीक, तो मैंने पहले वाले का लिख दिया आज ये लोग उठेंगे या नहीं, और दूसरे वाले का लिख दिया जल्दी जाओ देखो कि केले के पत्ते आए या नहीं। ठीक है, अगर आप किसी और भाषा में घर में बात करते हो तो आपको उस भाषा में इनको लिखना है। भारत तेरे रंग अनेक। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, विविधता हमारे देश की पहचान है। विविधता का मतलब होता है अलग अलग प्रकार की चीजें। ठीक, तो अलग अलग प्रकार की चीजें होना हमारे देश की पहचान है। फसलों के त्योहार हमारे देश के विविध रंग रूप का एक उदाहरण है। और ये जो फसलों का त्योहार है ये तो हमारे देश के अलग अलग जो हमारे विविध रंग रूप हैं उनका तो बस एक उदाहरण था। नीचे विविधता के कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण लो और उस पर जानकारी इकट्ठा करो। जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचना परक सामग्री के रूप में हो सकती है। हम समूह इस जानकारी की कक्षा में प्रस्तुत करो। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करो। अब देखो, इसमें ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमने ये देखा कि हमारे देश में फसलों के त्योहार को कैसे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, वैसे ही ये बोल रहे हैं कि हमारे देश में और भी बहुत सारी विविधताएं हैं। मतलब और भी बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, जैसे कि भाषा, कपड़े, और साथ ही में नए वर्ष मनाने का तरीका, भोजन, लोक कला, लोक संगीत,
अब ये कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको इन सभी चीजों को, ये जो हमारी सभी चीजें लिखी हुई हैं, इनको लीजिए, ठीक, और इनके अलग अलग स्वरूप, मतलब इनके जो विविध विविध इनके स्वरूप हैं, उनकी जानकारी इकट्ठा करिए और इकट्ठा करने के बाद में आपको वो जानकारी अपनी क्लास में प्रस्तुत करनी है। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी है जो अगर आप लोग चाहो तो कर सकते हो। तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? मतलब ये है कि तुमको कौन सा त्योहार सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और तुम्हें वो त्योहार सबसे ज्यादा अच्छा क्यों लगता है। इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या होती है और उस त्योहार के दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या होती है। अन्न के बारे में, फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो। मतलब ये कह रहा है कि जो फसल के त्योहार हैं, इनमें तिल को बहुत ही शुभ माना जाता है, इनका काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो अब ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपको पता करना है कि जो तिल है उसका और किस किस चीजों में इस्तेमाल होता है। तो देखो, जो तिल है ना, उसका तेल निकाला जाता है, ठीक, तिल को खाने में डाला जाता है और साथ ही में तिल के लड्डू भी बनते हैं। तो तिल के बहुत सारे एक तरीके से समझ सकते हो काम है। क्या तुम जानती हो कि तिल से तेल बनाते हैं और किन चीजों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। मतलब ये कह रहा है कि क्या आप लोग जानते हो कि तिल से तेल बनता है, और अब ये पूछ रहे हैं कि क्या आप जानते हो कि और किन चीजों से तेल निकाला जाता है। हो सके तो किसी तेल की दुकान पे जाओ और पूछो कि किन किन चीजों से तेल निकाला जाता है और कैसे निकाला जाता है। तो देखो, तेल आप सरसों से निकाल सकते हो, अलसी से निकाल सकते हो, और आप अलग अलग चीजों से, मतलब कई सारी चीजों से तेल निकाल सकते हो। और निकालने की जो हमारी प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है, और वो है ये कि इनकी अलग अलग चक्की आती है। आपको बस उस चक्की पे जाके इन चीजों को लेके जाना है और वो आपके लिए तेल पिरो देंगे, ठीक। अगला है किसान और चीजों का सफर। किसान और खेती बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि जो किसान होता है और जो खेती होती है वो कई लोगों की जानी पहचानी दुनिया नहीं है। मतलब ये है कि जो व्यक्ति ऑफिस में काम करता है वो नहीं समझ सकता कि जो खेत पे काम जो किसान कर रहा है उसको कितनी मेहनत पड़ रही है। मैं खुद एक किसान की फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और इसीलिए मैं आपको ये चीज गारंटी के साथ में बता सकता हूँ कि जो दिक्कत एक किसान को खेत पर आ रही है, वो समस्या ऑफिस में बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता, ठीक। विशेष रूप से शहर में ज्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं है कि हमारी जिंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। और साथ ही में शहर में ज्यादा लोग रह रहे हैं, उनको इस चीज का अंदाजा नहीं होता है कि हमारी जो जिंदगी है, हमारी जो रोजमर्रा की लाइफ है, वो इन चीजों से, मतलब कि किसानों से और इनके खेतों से किस हद तक जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। देश के कई हिस्सों में आज भी हमारे जो किसान हैं उनको जीवित रहने के लिए बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और ये वाकई में सही है। देखिए, मैं आपको एक रियलिस्टिक फिगर बताता हूँ। हमारा छोटा, ज्यादा बड़ा खेत नहीं है, छोटा सा खेत है। उसकी आप लोग ये समझ लो एक साल की अर्निंग ऑलमोस्ट 1 लाख के आसपास पड़ती है। मतलब ये है कि आप अगर किसान हो, खेत पे काम कर रहे हो, तो आप एक साल में मुश्किल से 1 लाख तक कमा पाओगे, ठीक। उससे ज्यादा रुपए ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति कमाता है, क्योंकि उसको एक महीने में 10,000 मिलता है। अब मुझे ये बताओ, अगर एक महीने में 10,000 है तो 12 महीने यानी कि एक साल में कितने रुपए हो गए? 1,20,000 हो गए। और वही किसान पूरा साल खेत में लगा पड़ा है और इतनी मेहनत कर रहा है, और उसके बाद उसको क्या मिल रहा है? उसको मिल रहा है मात्र 1 लाख रुपए, यानी कि महीने का 10,000 रुपए भी नहीं। तो आप सोच सकते हो किसान को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर यह जानने की कोशिश करो कि हम दिन भर जो चीजें खाते हैं वे कहां से आती हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप ये जानने की कोशिश करो कि जो हम लोग दिन भर चीजें खा रहे हैं वो कहां से आ रही हैं, तो किसानों की हमारी जिंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे। तो हम अपने जीवन में जो किसानों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है उसको समझ पाएंगे।
आलू की पकौड़ी, बर्फी और आइसक्रीम, इन तीनों चीज़ों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं पर ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठा करो और मेरी कहानी के रूप में उसे लिखो। अब ये कह रहे हैं कि आपको 3 टॉपिक दिए गए हैं जो कि है आलू की पकौड़ी, बर्फी और आइसक्रीम। अब ये कह रहे हैं कि नीचे हमारे कुछ बिंदु दिए हैं, आपको इन बिंदुओं के हिसाब से जानकारी इकट्ठा करनी है और उसको मेरी कहानी के नाम से एक कहानी के रूप में लिख डालना है, ठीक है ना? तो आपको ये सारी जानकारियां इकट्ठा करनी है। फिलहाल क्योंकि मैं खुद ही एक फार्मर फैमिली से मतलब किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, तो मैं ही आपको इन सबका आंसर बता देता हूं, आपको कहीं जाने की खास जरूरत नहीं है। सबसे पहला सवाल था किन चीजों से बनती हैं? तो देखो, आलू की पकौड़ी को बनाने के लिए अगर आप बेसन की बना रहे हो तो बेसन चाहिए, आटे की बना रहे हो तो आपको आटा चाहिए, और आलू चाहिए, नमक मिर्चा चाहिए, तेल चाहिए, ये सारी चीजें आपको चाहिए। बर्फी बनाने के लिए आपको दूध चाहिए, और फिर आपको थोड़ी बहुत इलायची विलायची मिल जाए तब भी सही है, और आपको चीनी चाहिए। और आइसक्रीम बनाने के लिए भी आपको चाहिए होगा क्या? देखो, अगर चॉकलेट की आइसक्रीम बना रहे हो तो आपको कोको चाहिए होगा। कोको की अलग खेती होती है, मतलब चॉकलेट की और कोको की अलग खेती होती है, ठीक। और साथ ही में अगर आप वनीला वनीला बना रहे हो तो उसके लिए भी आपको दूध चाहिए, चीनी चाहिए, और आपको थोड़ी बहुत क्रीम व्रीम चाहिए होगी, ठीक। इन चीजों का जन्म कहाँ होता है? तो देखो, आलू हमारा खेत में उगता है। बेसन जो है बेसन जो है वो हमारा जो चना होता है उसको पीसने के बाद मिलता है, और चना भी हमारा खेत में ही उगता है। इसके बाद में आई बारी मिर्ची की, तो मिर्ची भी खेती में उगाई जाती है, और फिर आपको बस इन सबको मिलाना विलाना है। और हाँ, तेल तेल भी खेत में उगता है। फिर है बर्फी। बर्फी के लिए दूध चाहिए जो कि गाय भैंस से आता है। चीनी, ये भी आपकी जो गन्ना होता है उससे बनता है। फिर है आइसक्रीम। आइसक्रीम के लिए भी अगर आप चॉकलेट की आइसक्रीम बना रहे हो, मतलब कोको को डाल रहे हो उसमें, तो उसके वो भी आपका खेत से मिलता है। और साथ ही में चीनी बीनी भी आपके गन्ने से बनती है, मिल से बन के आती है। हम तक पहुंचने का उनका क्या सफर है, मतलब हम तक वो चीजें कैसे पहुंची? तो देखो, अगर हम आलू की बात कर रहे हैं तो पहले आलू, पता है क्या होगा? आलू पहले खेत से कट के जाएगा मंडी में व्यापारी के पास में। अब जो व्यापारी है वो उस आलू को खरीद के मंडी में बेचेगा, वो मंडी में बेचेगा, और फिर उस व्यापारी से, जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, वो उस आलू को खरीदेंगे, और फिर उन छोटे छोटे व्यापारियों से जो ये सब्जी बेचने वाले लोग होते हैं, ये उस आलू को खरीदते हैं, और फिर ये सब्जी वाले ठेलों पर रख के उस आलू को हम लोग के घरों पे आके बेचते हैं। तो इतने सारे लोगों से होकर आलू घर पे आता है। और ऐसी ही बाकी भी चीजें हैं, जैसे कि जो बेसन है, बेसन हमारा पहले तो चना चना है उसको पीसा जाएगा फैक्ट्री में, ठीक। फिर फैक्ट्री से उसका बेसन बनेगा। फिर वो जो बेसन है वो व्यापारियों को दिया जाएगा, व्यापारी फिर दुकानदारों को जाके देंगे, और दुकानदार हमको और आपको बेचेंगे। सेम चीज बर्फी और आइसक्रीम, इनके भी सामान के लिए है। किन किन हाथों से होकर हम तक पहुंचती है, तो ये तो मैं अभी आपको बता चुका हूं। इसे पूरे सफर में किन लोगों, एक सेकंड रुक जाओ, हाँ अब समझाते, बहुत ज्यादा पेन चल गया, समझ नहीं आ रहा था, ठीक है। इस पूरे सफर में किन लोगों की कितनी मेहनत लगती है, इसमें क्या है कि इस पूरे सफर में किन किन लोगों की कितनी कितनी मेहनत लगती है। तो देखो, इस पूरे सफर में किसी किसकी मेहनत लग रही है? फैक्ट्री वाले की लग रही है, फैक्ट्री में काम करने वालों की लग रही है, किसान की लग रही है, व्यापारी की लग रही है, दुकानदार की लग रही है। कई सारे लोगों की इस सामान को आप तक पहुंचाने में मेहनत लग रही है। इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है? अब देखो, यहां पर ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये असल में इसका कोई करेक्ट आंसर नहीं दे सकता है, क्योंकि ये मंडी के रेट पे डिपेंड करता है, ठीक। मंडी का रेट मतलब ऐसा है, मान लो आलू है जो कि 5 रुपए किलो उससे किसान से खरीदा जा रहा है, ठीक। 5 रुपए किलो किसान से खरीदा। जो बड़ा व्यापारी है वो छोटे व्यापारियों को ये आलू 8 रुपए में बेच देगा। जो छोटे व्यापारी हैं वो सब्जी वाले को ये आलू 10 रुपए में बेच देंगे, और ये जो सब्जी वाले हैं ये आपको आके 15 रुपए में बेच देंगे। तो समझ लो एक इस तरीके से कुछ ये जो पूरा हमारा व्यापार है वो चलता है, ठीक। और एक तरीके से कहा जाए तो इसका एकदम एग्जैक्ट डेटा तो नहीं मिल सकता, सीधी सी बात है। अब वो आपको खुद से अंदाजा लगाना होगा। अगले वर्ष कक्षा 6 में सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ोगे तो ऊपर लिखे सफर में शामिल लोगों की दिनचर्या पता करना, और मौका, एक सेकंड, और मौका भी मिलेगा, पता करने का मौका भी मिलेगा। इसमें ये कह रहे हैं कि जब अगले आप साल जाओगे क्लास 6 में, तो वहां पे आपको जो राजनीतिक और जो सामाजिक जीवन होता है उसके बारे में पढ़ने का मौका मिलेगा, और आप
उसके पढ़ने के दौरान में ये जो लोग हैं, मतलब जो व्यापारी हैं, जो किसान हैं, इनके जीवन के बारे में और जानने का आपको मौका मिलेगा। खास पकवान, गया शहर तिलकुट के लिए प्रसिद्ध है। इसमें ये कह रहा है कि जो गया शहर है ना, उसके तिलकुट यानी कि तिल के लड्डू बहुत मशहूर हैं। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगहें हैं जो अपने खास पकवानों के लिए मशहूर हैं। अपने परिवार के लोगों से पता करो करके उनके बारे में बताओ। मतलब ये कह रहा है कि जिस तरीके से गया शहर तिलकुट के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही हमारे देश के काफ़ी ऐसी जगहें हैं जो कि अलग-अलग प्रकार के खास पकवानों के लिए मशहूर हैं। आपको अपने घर वालों से पता करना है कि ऐसी कौन सी जगहें हैं और किन-किन पकवानों के लिए वो मशहूर हैं। तो देखो, आपने आगरा के पेड़ों के बारे में सुना होगा, सुने कि नहीं सुने? बंगाल के रसगुल्लों के बारे में सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें क्या है? और दार्जिलिंग की चाय के बारे में सुना होगा। ये सारी जगह किसके लिए, इन अलग-अलग चीज़ों के लिए मशहूर है कि नहीं मशहूर है? दूसरा है, पिछले 2 वर्षों में तुमने काम शब्द वाले शब्दों के बारे में जाना। मतलब ये कह रहा है कि पिछले 2 सालों में आपने ऐसे शब्दों के बारे में जाना जो कि काम के, किसी चीज़ के काम के बारे में बताएँ। याद रखना, ऐसे शब्द जो कि किसी काम के बारे में, मतलब किसी काम के होने का या फिर करने के बारे में बताते हैं, उनको हम क्रिया कहते हैं, ठीक? इन शब्दों को क्रिया भी कहते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया। क्योंकि क्रिया का संबंध कई काम करने से होता है, क्योंकि जो क्रिया है उसका संबंध कोई काम करने से होता है। नीचे खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है। इसमें बीच-बीच में कुछ क्रियाएं छूटी हुई हैं। उचित क्रियाओं का प्रयोग करते हुए इन्हें पूरा करो। अब देखो, नीचे ये कह रहे हैं कि हमारा एक तरीके से समझ रहो कि एक पैराग्राफ दे रखा है। वो पैराग्राफ है कि खिचड़ी को हम कैसे बनाते हैं, उसका पूरा प्रोसेस है। अब उस प्रोसेस के बीच में कई जगहें खाली हैं। आपको ये जो क्रिया दे रखी है यहाँ पे, इनकी मदद से उन जगहों को भरना होगा। तो पहले तो इन क्रियाओं को ध्यान में ले लो, ठीक? और उसके बाद में ये जो पूरी सामग्री है उसके बारे में दिया हुआ है। ये सामग्री तो ऐसी रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ये हो गई पूरी की पूरी सामग्री। विधि, तो देखिए, इससे पहले हमने सामग्री देखी, मतलब इससे पहले सब सामग्री दी हुई थी। अब यहाँ पे विधि दी हुई है, मतलब मेथड दिया है कि कैसे खिचड़ी बनानी है, ठीक? इलायची, दालचीनी और लौंग में थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए खाली जगह। मतलब ये कह रहे हैं कि आपको इलायची लेनी है, दालचीनी लेनी है और लौंग लेनी है। उसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालना है और फिर उसको पीस लेना है। क्या कर लेना है? पीस लेना है। अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीसकर पेस्ट बनाओ। और ये कह रहे हैं कि अदरक को और लहसुन को साथ में पीसकर आप उसका क्या बना लो? पेस्ट बना लो, ठीक? दाल को कढ़ाई में डालो और मध्यम आंच पर सुनहरी भूरी होने तक भून लो। और कह रहे हैं कि आपको दाल को किस में डालना है? कढ़ाई में डालना है और फिर उसको हल्की हल्की आंच पे भून लेना है। अब दाल निकाल कर पीस लो। अब जो दाल है उसको निकालो और उसको निकालने के बाद में उसको आप पीस लो। तेल को कुकर में डालकर गरम करो और तेल को कुकर में डाल के गरम कर दो। तेल गरम हो जाने पर तेज पत्ता और जीरा डालो और जब तेल गरम हो जाए तो उसमें आपको तेज पत्ता और जीरा डाल देना है। जीरा जब चटकने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक भूनो और जब जीरा चटकने लग जाए तो उसमें आप प्याज डाल के उसको जब तक वो सुनहरा भूरा नहीं हो जाता तब तक भूनते रहो। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट पकाओ। धुली हुई दाल, चावल और सब्जी डालो और अच्छी तरह मिलाओ। अब ये कह रहे हैं कि अदरक लहसुन का जो आपने पेस्ट बनाया था उसको डालो और उसमें कुछ मिनट तक उसको पकाओ और फिर पकाने के बाद में धुली हुई दाल, चावल और सब्जियों को उसको डाल के खूब अच्छे से बढ़िया से मिला दो। शेष पानी 4 प्याले, मतलब बाकी और पानी यानी कि 4 कप पानी आपको उसमें और डालना है। डालकर एक बार चलाओ, डालकर एक बार उसको चला दो। कुकर बंद कर दो और कुकर को बंद कर दो। तेज आंच पर पूर्ण प्रेशर आने दो और तेज आंच पर उसका खूब बढ़िया से 1-2 सीटी मार लेने दो। अब आंच कम करके 4 मिनट तक पकाओ और आंच कम करने के बाद में अब आपको उसको 4 मिनट तक पकाना है। भाप निकल जाने पर कुकर खोलो। अब भाप जैसे उसकी निकल जाती है, कुकर को खोल दो। मसालों का पेस्ट मिलाओ, मतलब मसालों का पेस्ट डाल दो। खिचड़ी पर घी, हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च से छौंक कर परोसो गर्मा गर्म। और खिचड़ी को आप जीरा, हींग, घी और साबुत लाल मिर्च यानी खड़ी लाल मिर्च से छौंक कर बढ़िया से परोस दो और आपका खाना तैयार हो गया, ठीक? तो ये तो था हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस क्या करने का? खिचड़ी बनाने का।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ में हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।